हुकूमत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, ये आंखें छीन लेती है और चश्मेदान करती है। जनाब इब्रार काशी साहब की ये शायरी और यूजीसी का रेगुलेशन 2026 में बड़ी समानताएं हैं। अगर इस रेगुलेशन के आप ऑब्जेक्टिव को देखिए, उद्देश्य को देखिए, तो इसमें साफ साफ कहा गया है कि आप रिलीजन, रेस, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, कास्ट और डिसेबिलिटी के नाम पर विभेद नहीं कर सकते। भाषाई आधार पर इस एक्ट में कहीं कोई जिक्र नहीं है, जबकि हकीकत क्या है, संस्थानों में भाषाई आधार पर विभेद होता है। इस मुल्क में भाषाई आधार पर राज्यों का गठन तक हुआ है। इस रेगुलेशन का उद्देश्य ही अधूरा है। चलिए साहब, आपने यहाँ पे भाषाई आधार को छोड़ दिया। दूसरा पॉइंट, ऑब्जेक्टिव में आपने ईडब्ल्यूएस को शामिल किया है, लेकिन डिफिनीशन में आपने ईडब्ल्यूएस को बाहर कर दिया है। जबकि किसी भी रेगुलेशन एक्ट का जो मूल आधार होता है, जिसमें सजा मिलेगी नहीं मिलेगी, प्रोटेक्शन है, वो डिफिनीशन से तय होती है। उद्देश्य में आपने एक तरह से ईडब्ल्यूएस को गुडविल शो कर दिया कि साहब देखिए, हम आपकी भी बात कर रहे हैं। जहां पे उनको बचने का रास्ता है या उनकी बात हो रही है, प्रोटेक्शन मिलना है, वहां से उनको आपने बाहर कर दिया। ये सबसे बड़ी विषमता है। तो जिस रेगुलेशन के उद्देश्य और डिफिनीशन ही बायस्ड हो, वो आने वाले दिनों में कितना कार्य करेगा, कैसे कार्य करेगा, उसकी मंशा समझ में आ गई है। अब आते हैं मूल मुद्दे पे कि इस रेगुलेशन को लाने के पीछे मुख्य कारण क्या है या क्या हो सकते हैं। चलिए आपसे बात करते हैं इस मुद्दे पे। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जो संस्थानों में, विश्वविद्यालयों में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के जो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद हैं, वो उनका जो हक है, जो आरक्षण है, उसके हिसाब से नहीं भरे गए हैं या नहीं है। और इस मुद्दे को अखिलेश यादव जी ने और राहुल गांधी जी ने सड़क से लेकर संसद तक तो उठाया है, और सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये सही है। आप डाटा को तो खा नहीं जाएंगे। अगर इन वर्गों का प्रतिनिधित्व इन विश्वविद्यालयों, संस्थानों में नहीं है, तो जो भी समाज का, समता मूलक समाज को मानने वाले लोग हैं, वो कहेंगे सरकार के पास जवाब नहीं था। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण हमें समझ में आता है, धार्मिक ध्रुवीकरण का, वो अब लगभग समाप्ति की तरफ है। क्योंकि जो विवादित मुद्दे थे, या तो वो कोर्ट के द्वारा सॉल्व कर दिए गए, या कुछ मुद्दों पे कोर्ट ने रोक लगा रखी है। इसके साथ ही साथ वैश्विक स्तर पे हमारे मुल्क की छवि गिरी है। वो गोडी मीडिया नगाड़ा तबला पीटती रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे मुल्क की छवि गिरी है। हमारी धर्मनिरपेक्षता पे लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। और तीसरा और अंतिम कारण जो मुझे समझ में आता है कि सरकार शिक्षा को निजी हाथों में देना चाहती है। वो शिक्षा पे खर्च नहीं करना चाहती है अपना पैसा रुपया। 15 कोठारी आयोग ने तो एक सिफारिश की थी कि 6% आप दे दीजिए साहब शिक्षा पे। सरकार आज की डेट में 3%, 3.5% दे रही है। ये 3 कारण जो हमें समझ में आ रहा है कि इन 3 मुद्दों की काट के लिए विवादित रेगुलेशन लाया गया है।
आश्चर्य हमें उन लोगों से हो रहा है, उन दलों से हो रहा है, उन नेताओं से हो रहा है जो इस रेगुलेशन पे कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। संभवतः अखिलेश यादव जी इस मुल्क के इकलौते नेता हैं जिन्होंने बड़ी साफगोई से इस मुद्दे पे अपनी बात को रखी कि न्याय सबके साथ होना चाहिए, लेकिन अन्याय किसी के साथ नहीं। बाकी कुछ लोग कह रहे हैं साहब अब इनको एक्ट पढ़ना है। अरे ये 8 पेज का नोटिफिकेशन, इसमें क्या पढ़ना है? आप किसी भी विचारधारा, किसी भी धर्म, किसी भी जाति को मानने वाले हों, आपको सही बात कहना ही होगा, करना ही होगा। गलत को गलत करने का साहस होना चाहिए। और कुछ लोग कि साहब आप तो इस पे कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, कुछ जवाब ही नहीं दे रहे हैं। अरे समाज कोई व्यवसायिक इकाई नहीं है, इसमें बैलेंस शीट आप तैयार कर दीजिए और कहिए साहब इसमें प्रॉफिट हुआ, इसमें लॉस हुआ है। ये समाज है और समाज मानवीय संबंधों, मूल्यों, परंपराओं, भावनाओं की साझी विरासत है। इसमें यस और नो पे आप जवाब नहीं दे सकते। तीसरी बात जो सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि साहब हमने जो गाइडलाइन बनाई है, हमने जो बनाया है रेगुलेशन, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे बनाया है। अरे सुप्रीम कोर्ट ने आपसे कब कहा? सुप्रीम कोर्ट ने आपको डायरेक्शन दिया कि आप एक ऐसी गाइडलाइन बनाइए कि जहां पे इन बच्चों का के साथ भेदभाव हो रहा है वो खत्म हो। तो सुप्रीम कोर्ट की आड़ मत लीजिए। और 1 मिनट के लिए अगर आपकी बात सही भी है, मान भी लें कि हाँ सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है कि ऐसी गाइडलाइन बनाइए, तो सुप्रीम कोर्ट इस देश का संविधान नहीं है, वो संविधान के रक्षक है। संविधान ही इस देश की मूल आत्मा है। यह देश संविधान से ही चलेगा, न कि इसके रक्षकों के द्वारा। अगर जैसा आप कह रहे हैं वही मान लिया जाए, हालांकि मेरी मंशा सुप्रीम कोर्ट पे बिल्कुल मैं मानने के लिए इतनी तैयार हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा होगा कि आप एक ऐसी गाइडलाइन बना दीजिए जिससे सामाजिक भेदभाव बढ़े। एससी एसटी एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था आपसे कि गिरफ्तारी तभी की जाए जब एफआईआर हो जाए, जांच हो जाए, उसके बाद गिरफ्तारी करिए। आप मान गए? आपको लगा कि एक बड़ा वोट बैंक मेरे हाथ से खिसक जाएगा, आप कूद कर गए और सुप्रीम कोर्ट की बातों को डिनाई कर दिया। तीसरी बात, जो सवर्ण जाति के लोगों की मन में की एक पीड़ा है कि हजारों साल की जो दास्ता है उसके लिए हम वर्तमान में कैसे जिम्मेदार हैं। बिल्कुल मानते हैं साहब, हजारों साल की दास्ता के लिए आप हम जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन क्या बाबर और औरंगजेब के कृत्य के लिए इस मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी आबादी जिम्मेदार है? इस पे भी आपको विचार करना होगा। यह लोकतंत्र है, न इसमें वन वे थिंकिंग चलती है, न वन वे कम्युनिकेशन चलता है। हमारे संविधान की मूल आत्मा ही है हम भारत के लोग। इस पे भी विचार करना होगा और बात बात पे उन्हें पाकिस्तान भेजने से बचना चाहिए। सरकार को चाहिए था कि किसी भी सामाजिक मुद्दे पे एक जनमत संग्रह कराते, कुछ लाल फीताशाही के लोग, उनकी मंशा ही होती है कि देश में अराजकता बनी रहे
और हम सरकार और शासन में अपना मलाई काटते रहें। सरकार में बैठे लोगों को ये सोचना चाहिए। और हम तो ये कह रहे हैं कि अगर ये एक्ट सरकार मानती है कि रेगुलेशन बहुत अच्छा है, तो क्यों नहीं इसको एक्ट बना देती। इसको विधायिका में भी लागू कर दे, कार्यपालिका में भी लागू कर दे, न्यायपालिका में भी लागू कर दे, हर जगह लागू कर दे। और इन्हीं तीनों में क्यों, पूरे मुल्क में आप लागू कर दीजिए ना। अगर इतना बड़ा अच्छा ये रेगुलेशन है तो इसको एक्ट बनाइए। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी मत अपनाइए। आपको पता है कि इसका खामियाजा कितना खराब होता है। आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ियां इसका क्या परिणाम भुगतती हैं, वो सरकार के लोगों को पता है। लेकिन वो सत्ता के नशे में, सत्ता के अहंकार में इन चीजों को भूल जाते हैं। ऐसा नहीं कि इस एक्ट में सब कुछ गलत ही है। इसमें त्वरित न्याय की बात की गई है, बिल्कुल होना चाहिए। आप देख रहे हैं देश के न्यायालयों का क्या हाल है, दशकों तक मुद्दे लटकते हैं। तो इस रेगुलेशन में जो कमियां हैं उसमें सुधार की जाए, जो अच्छाइयां हैं उसका स्वागत होना चाहिए। इस मुद्दे पे जो मैं समझ पा रहा हूं यही है। बाकी आप लोग अपने विचार से हमको अवगत कराएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।